Chapter number 4 is analytical chemistry, and this chapter deals with the practical part of the chemistry. In this particular chapter, we are going to identify the cations like calcium, iron, copper, zinc, lead, and in iron we will be recognizing ferrous and ferric separately. Then apart from that, one more cation we will be talking about, that will be ammonium ion. Basically बच्चे सबसे पहले ये समझो analytical chemistry क्या है. The analytical chemistry is basically the branch of chemistry that deals with the analysis of a given unknown substance. So analysis का मतलब, I think you people understand, analysis of a given unknown. ठीक है. अब ये एनालिसिस ऑफ गिवन अननोन सब्सटेंस हमें कहाँ पे हेल्प करता है, किस जगह के ऊपर हम इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं. देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फूड सैंपल आता है, मान लीजिए, ठीक है, और उस फूड सैंपल में हमें लग रहा है दैट सम एडल्टरेशन इज देयर. एडल्टरेशन मतलब किसी तरीके की मिलावट. एडल्टरेशन मीन्स मिलावट, किसी भी तरीके की मिलावट है उस फूड सैंपल के अंदर. ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा फूड सैंपल प्योर है या इसमें एडल्टरेशन है. तो इस चीज को पता करने के लिए वेदर इट इज एडल्टरेटेड और वेदर इट इज प्योर, वी आर गोइंग टू एनालाइज द गिवन फूड सैंपल. कैसे उसको एनालाइज करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सर्टेन टेस्ट. जैसे कि अगर हमें मान लो कोई मिल्क प्रोडक्ट है और हमें देखना है कि इस मिल्क प्रोडक्ट में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं आयोडीन. ठीक है, आयोडीन आपको मालूम है अगर स्टार्च होगा तो ब्लू कलर का हो जाएगा. तो दैट इज व्हाट इज एनालिसिस. एनालिसिस मतलब किसी भी गिवन सब्सटेंस को विद द हेल्प ऑफ सर्टेन टेस्ट ये देखना कि इस पर्टिकुलर गिवन सब्सटेंस में कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, अब हमारे सिलेबस में जो एनालिसिस ऑफ गिवन सॉल्ट है उसमें हमारे जो कैटायंस आ रहे हैं वो कैटायंस मैंने आपको बताया कौन से वाले हैं. दे आर कैल्शियम, स्टार्टिंग फ्रॉम कैल्शियम, देन वी हैव गॉट आयरन, जिंक एंड सो ऑन. इसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी गिवन अननोन सॉल्ट को जो हमें लैब में मिलेगा. ठीक है, तो अब हमें कैसे पता करना है, हम क्या एक्सपेरिमेंट्स करें, क्या टेस्ट करें. इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे दो बातें. देखो बच्चे, सबसे पहले इस टेबल को देखो. दिस इज अ टेबल which differentiates between a colored ions and colorless ions. तो जो कलर्ड आयंस हैं वो है आपके क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक, क्रोमियम, मैंगनीज, निकल एटसेट्रा. हाउएवर ये इंपॉर्टेंट कैसे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है नेम एनी टू कलर्ड आयंस, तो आप इसमें से वो कलर्ड आयंस लिख सकते हैं. हाउएवर आपको इसे रटने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम एनालिसिस करेंगे डिफरेंट सॉल्ट्स का तो उसमें जो हमारे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशंस होंगी उससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा आयन है उसका कलर कैसा होने वाला है. अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए let me just give you an example of what I had sent you for writing in the lab manuals. Just a minute. जो लैब मैनुअल्स में मैंने आपको करने के लिए बोला था, एक मिनट मैं वो शेयर करती हूँ आपके साथ. सो हियर इट इज. बेटा करना क्या है, सबसे पहले हमें एक सॉल्ट सैंपल दिया जाएगा. ठीक है, जब हमें सॉल्ट सैंपल मिलेगा तो हमें उस सॉल्ट सैंपल को लेकर सबसे पहले उसको वाटर में ऐड करके एक वाटर
के साथ उसका एक सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। वी हैव टू फॉर्म अ सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्ट सॉल्यूशन इज सॉल्ट dissolved in water, we call it as salt solution। और इस salt solution को हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन। ओरिजिनल सॉल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं OS। So it is OS। So what is OS? OS is nothing but salt solution। That's it। ठीक है, ये है हमारा स्टेप नंबर 1। जब आपको कोई अननोन सब्सटेंस मिलेगा तो आप पहला काम क्या करेंगे? उस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करके उसका OS तैयार करेंगे। OS मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन रेडी कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद हमें सॉल्ट सॉल्यूशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब्स में। One will be test tube number 1 and the other one will be the test tube number 2। 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि हम इन दोनों सैंपल्स को 2 डिफरेंट रिएजेंट्स, एक हम यूज करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरे में यूज करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इन दोनों टेस्ट ट्यूब में हम अलग अलग रिएजेंट से टेस्टिंग करेंगे। अब कैसे टेस्टिंग करनी है ये देखो। पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्ट सैंपल लेंगे, ठीक है, और उस सॉल्ट सैंपल में लिटिल अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। लिटिल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? लिटिल क्वांटिटी मतलब फ्यू ड्रॉप्स, ठीक है। लिटिल क्वांटिटी मतलब फ्यू ड्रॉप्स। फ्यू ड्रॉप्स मतलब मे बी 3 और 4 ड्रॉप्स, नॉट मोर देन दैट। इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप ये ड्रॉप्स इसमें डालेंगे तो आप देखेंगे क्यों हमने डाला, पर्पस देखो उसमें हमने फ्यू लिटिल अमाउंट में क्यों डाला है? टू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। हमने ये देखने के लिए डाला है कि क्या उसमें किसी भी तरीके का कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। अगर मान लीजिए प्रेसिपिटेट बन जाता है, फिर क्या करेंगे? फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? जिस समय हमने देख लिया कि हाँ प्रेसिपिटेट बन गया, नाउ वी विल सी दैट दिस प्रेसिपिटेट वेदर इट इज सॉल्युबल और नॉट। इस प्रेसिपिटेट की जो हमें स्टेप नंबर 2 में मिला था, हमें अब की बार देखना है इसकी सॉल्युबिलिटी को टेस्ट करना है कि ये डिसॉल्व होता है या नहीं होता। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी के लिए हमारे पास कोई सॉल्वेंट भी होना चाहिए। तो सॉल्वेंट हम इसमें लेंगे सेम सॉल्वेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड, बट दिस टाइम इन एक्सेस। एक्सेस मतलब इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी मतलब अगर आपका टेस्ट ट्यूब मान लीजिए if this is your test tube, wait, if this is the test tube, ठीक, इस टेस्ट ट्यूब में यहां तक प्रेसिपिटेट है, तो इस टेस्ट ट्यूब में आपको जो एक्सेस में लेना है वो यहां तक लेना है, ठीक। इसलिए कई बार क्या होता है बच्चे कि हमारा जो प्रेसिपिटेट है वो इतना थोड़ा नहीं बनता। बच्चे क्या करते हैं, इतना ज्यादा अमाउंट में OS बना लेते हैं कि उनका प्रेसिपिटेट यहां तक बनना चाहिए लेकिन वो बना के यहां तक बैठ जाते हैं, ठीक है। जब यहां तक बन जाता है, ये पूरा आपका PPT है, तो होता क्या है, जिस समय आप एक्सेस में ये अगर आप एक्सेस में इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे तो क्या होगा, ये एक्सेस अमाउंट सॉल्युबिलिटी टेस्ट करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता, इट इज इनसफिशिएंट। ऐसे में हम क्या करते हैं, टू बी ऑन द सेफर साइड, मैं बच्चों को हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर ऐसा है कि अगर आपके पास प्रेसिपिटेट बहुत सारा आ गया है, तो आप हमेशा पहले अपने प्रेसिपिटेट की जो क्वांटिटी है उसको आप कम कर लीजिए। कम, तभी देखो यहाँ लिखा है रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ द
प्रेसिपिटेट। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रेसिपिटेट ही इतना सादा बन गया था कि उसमें हम एक्सेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर ऐड करते भी तब भी वो एक्सेस में ऐड नहीं हो पाता। इसलिए हमारे पास अगर ज्यादा क्वांटिटी में है तो हम उसे रिड्यूस करके कम कर लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया, लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? हमें ये ऑब्जर्व करना है कि जो हमारा प्रेसिपिटेट बना था, कब बना था? इस वाले स्टेप में। ये प्रेसिपिटेट एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हुआ है या डिसॉल्व नहीं हुआ है। तो बेसिकली इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, या एक इसकी अगर मैं आपको समरी बताऊं तो इस समरी में हमें सिर्फ क्या याद रखना है, हमें 2 स्टेप्स हैं मेनली, इसके हमें 2 स्टेप्स करने हैं। पहला स्टेप है OS तो हमें बनाना ही है, ठीक है, तो दैट इज नॉट अ स्टेप। OS से तो हमारी बिगनिंग ही हो रही है एक्सपेरिमेंट की। अब जो स्टेप नंबर 1 है जिस समय OS बन गया, दैट इज लिटिल क्वांटिटी। ठीक है, किसकी लिटिल क्वांटिटी? जो भी हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं, तो इसमें हम 2 रिएजेंट्स यूज करेंगे, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिटिल क्वांटिटी में ऐड किया। अब क्वेश्चन ये है, लिटिल क्वांटिटी में क्यों ऐड किया हमने? तो लिटिल क्वांटिटी में हमने ऐड किया किस लिए? to check the PPT फॉर्मेशन। क्या देखने के लिए लिटिल क्वांटिटी में ऐड किया? कि पीपीटी बन भी रहा है या नहीं बन रहा, ये फर्स्ट स्टेप। ठीक है, और सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में हम सिंपल क्या करेंगे, एक्सेस में ऐड करेंगे एक्सेस क्वांटिटी। अब एक्सेस क्वांटिटी में हम क्यों ऐड कर रहे हैं? एक्सेस क्वांटिटी में भी हम ऐड इसलिए कर रहे हैं, किस चीज को चेक करने के लिए? टू check the solubility of the PPT। किस लिए हमने एक्सेस में ऐड किया? ये देखने के लिए कि हमारा जो प्रेसिपिटेट है वो सॉल्युबल है या नहीं है। तो बस ये 2 बेसिक स्टेप्स हैं। कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है इनकी? OS से स्टार्टिंग हो रही है कि हमने सबसे पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया, फिर लिटिल क्वांटिटी में NaOH या अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया। क्यों ऐड किया? टू चेक द प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। ठीक है, जब हमने देख लिया कि हाँ पीपीटी फॉर्म हो गया, फिर हमने क्या किया? सेम, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट स्टेप में NaOH यूज किया था तो सेकंड में भी NaOH ही यूज होगा। अगर फर्स्ट स्टेप में अमोनियम यूज हुआ था तो सेकंड में भी अमोनियम यूज होगा। यह हमारी मर्जी नहीं है कि हम फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं और सेकंड में क्या कर रहे हैं। द सेम रिएजेंट हैज टू बी यूज्ड। ऑलराइट, और एक्सेस में हमने क्यों डाला था? टू चेक द solubility of the precipitate. So that is what we are doing here. ठीक है, देखो सेम चीज we are doing with the ammonium hydroxide, first in little quantity, क्यों? Precipitate formation, then in excess, क्यों? To observe the solubility of precipitate, dissolve हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल कि हमने केवल इन्हीं दोनों, केवल ये 2 एल्कलीज को ही क्यों चूज किया? एल्कलीज तो बहुत सारे होते हैं, देन व्हाई हैव वी चोजन ओनली सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड? कुछ तो स्पेशल बात होगी कि हमने इन दोनों को चूज किया। द स्पेशल थिंग इज दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग एल्कली। ठीक है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है, जबकि जो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है
दैट्स अ वीक एल्कली। ठीक है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है स्ट्रॉन्ग एल्कली है और अमोनियम जो है वो वीक एल्कली है। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि अगर कोई टेस्ट स्ट्रॉन्ग वाले के साथ भी आ रहा है और वीक वाले के साथ भी आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो इंटरमिटेंट एल्कलीज हैं, इंटरमिटेंट मतलब जो इन दोनों के बीच के एल्कलीज हैं, यानी जो ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना बहुत वीक है, इसका मतलब जो टेस्ट स्ट्रॉन्ग के साथ भी आ रहा है वीक के साथ भी आ रहा है, ऑब्वियसली वो टेस्ट बाकी के सारे एल्कलीज के साथ भी सेम ही आने वाला है। इसलिए हमने जो है स्ट्रॉन्ग एल्कली और एक वीक एल्कली को चूज किया। क्लियर हो गया? सो दैट्स द रीजन बिहाइंड चूजिंग दीज टू। अब आते हैं बच्चे कि हम ये टेस्ट करने कैसे वाले हैं। देखो, इसके लिए आई थिंक आपकी बुक में देखते हैं। ओके, अब देखते हैं बच्चे इन्होंने कैसे किया है, बुक में देख लेते हैं। देखो, दे हैव स्टार्टेड विद द, मैं कैल्शियम अभी नहीं कराऊंगी, कैल्शियम हम थोड़ी देर में करेंगे। पहले जो थोड़ा बेटर वाला है, जिससे अभी अभी क्योंकि हमने ये स्टार्ट हुआ है, आपका कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। हम लेते हैं कॉपर से, कॉपर से स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे हमारे पास जो सैंपल गिवन है दैट इज योर कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट, अब जब आपको दिया गया ये सॉल्ट, तो आपको पता नहीं है कि आपको कॉपर सल्फेट का सैंपल दिया गया, आपको सिर्फ एक सॉल्ट का सैंपल दिया हुआ है। ये सैंपल का कलर क्या है, ब्लू कलर का सॉल्ट है। अभी मैं आपको सैंपल भी दिखाऊंगी। सो इट इज अ कॉपर सल्फेट सॉल्ट। ठीक, आपको पता करना है कि ये जो सॉल्ट है इसमें कौन सा एम क्या है हमारा, तो आइडेंटिफाई विच कैटायन इज प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे कैटायन कौन है, कॉपर। तो हमें टेस्ट करने हैं इस गिवन सॉल्ट के ऊपर, ताकि हमें ये पता चले कि इसमें कैटायन कौन से वाला प्रेजेंट है। तो हम जो भी अभी टेस्ट करने वाले हैं वो टेस्ट जो है कॉपर की टेस्टिंग है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस सैंपल का ओएस बनाया। पहला, अगर आपके पास लैब मैनुअल्स हैं तो उसमें खोल के देखो, फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, ओएस बनाया था। ओएस देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, हियर सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन बना लिया। अब जब सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया तो सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, लिटिल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला। जब हमने इसमें लिटिल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो हमें ऑब्जर्व क्या करना था, हमें ऑब्जर्व करना था पीपीटी फॉर्मेशन। देखो ये ऐसा पीपीटी बना, कैसा है, पेल ब्लू पीपीटी, राइट, पेल ब्लू प्रेसिपिटेट। और इस पेल ब्लू प्रेसिपिटेट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है ये, द प्रेसिपिटेट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। व्हाई? क्योंकि अगर आप एग्जाम में खाली पेल ब्लू लिख के आते हो तो 0 नंबर मिलेंगे। पीपीटी लिखना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। ठीक, तो आपने क्या किया, पेल ब्लू पीपीटी आपके पास आ गया। ठीक है, आपने देखा ओके फाइन, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है। अब आपने क्या किया, अब हमें देखना है ये प्रेसिपिटेट सॉल्युबल है या नहीं है। इसके लिए अब हम क्या करने वाले, सेम सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसमें पेल ब्लू प्रेसिपिटेट में एक्सेस में डालेंगे, खूब सारा डालेंगे। और हमने देखा कि जो पेल ब्लू प्रेसिपिटेट था वो इनसॉल्युबल था, मतलब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो एज इट इज ही रहा। राइट, सो दैट इज व्हाट वी ऑब्जर्व। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने टेस्ट कर लिया, हमने देखा पेल ब्लू प्रेसिपिटेट है, इसका मतलब हो सकता है कि कॉपर का आयन हो, और एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल है, तो हमें ये हो गया कि हाँ इसमें कॉपर ही प्रेजेंट है। लेकिन हम इसे कंफर्म कैसे करेंगे, कंफर्मेशन के लिए अब हमको इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करना है। हैव अ लुक। अब हमने क्या किया, दोबारा से सेम सॉल्ट सैंपल बनाया, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना शुरू में। तो एक टेस्ट ट्यूब में तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टेस्ट किया था,
दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम टेस्ट करेंगे, देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में हम देख रहे हैं कि दोबारा से हमें क्या मिल रहा है, पेल ब्लू प्रेसिपिटेट ही मिल रहा है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो चेंज कहाँ आया, चेंज आया यहाँ पे, जब आपने एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो आपका जो पेल ब्लू प्रेसिपिटेट था वो डिसॉल्व हो गया। अपनी बुक में आप देखेंगे यहाँ पर केवल सॉल्युबल लिखा हुआ है, मुझे इसके साथ केवल सॉल्युबल नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर ये भी लिखना है। व्हाट इज सॉल्युबल? यू हैव टू राइट पेल ब्लू प्रेसिपिटेट सॉल्युबल। और सेकेंड ऑब्जर्वेशन लिखो, डिसॉल्व होने के बाद हमें मिलेगा डीप ब्लू सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड। ये देखो ये यहाँ लिखा हुआ है, जस्ट अ मिनट। ना केवल हमारा पेल ब्लू प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएगा बल्कि हमें डीप ब्लू सॉल्यूशन भी मिलेगा। वो पेल ब्लू प्रेसिपिटेट किस चीज में कन्वर्ट हो गया, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व होकर डीप ब्लू सॉल्यूशन हमें देगा, ठीक है। तो अब आपको समझ आया कि हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों के साथ रिएक्शन करना क्यों जरूरी है, ठीक है। अगर हमारे पास ये रिजल्ट्स आ रहे हैं तो हम कंफर्म हो सकते हैं कि यस द कैटायन प्रेजेंट इज अ कॉपर कैटायन। एग्जाम में ये कॉपर का सबसे ज्यादा बार आता है, तो इस वाले कॉपर कैटायन के टेस्ट को आप लिख लो इम्पोर्टेंट, क्योंकि कॉपर कैटायन के टेस्ट में आपका पेल ब्लू प्रेसिपिटेट डीप ब्लू सॉल्यूशन देता है। आई एम रिपीटिंग, अगर आपने खाली डीप ब्लू लिख के छोड़ दिया कि डीप ब्लू कलर इज ऑब्टेन्ड तो 0 नंबर मिलेगा, until and unless you write deep blue solution is obtained. Pale blue PPT dissolves, yeah, it is soluble, and deep blue solution is obtained. ये दोनों वर्ड्स, प्रेसिपिटेट भी और सॉल्यूशन भी, ये आपको फुल मार्क्स देंगे, खाली कलर लिखने से फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर हो गया? ओके, सो इससे आपको पता चला कि हमने जब दोनों टेस्ट करे तो हमें क्या डिफरेंस मिला। अब देखो एक फेरस और फेरिक का भी देखो, फेरस और फेरिक में देखो बच्चे सेम चीज हो रही है। फेरस इज दिस, कलर कैसा है, पेल ग्रीन है, ठीक है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सारे मार्क्स ही बच्चे इस चीज के होते हैं, इक्वेशन कोई नहीं पूछता है। एग्जाम में केवल क्या चीज पूछी जाती है, एग्जाम में केवल पूछा जाता है एक ही क्वेश्चन। हियर इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द एग्जाम्स, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, दैट्स इट, ठीक है। खाली इतना पूछा जाता है एग्जाम में। तो अगर व्हाट विल यू ऑब्जर्व में इक्वेशंस लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो मार्क्स किस चीज पे मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे इस पे, डर्टी ग्रीन पीपीटी। जिलेट, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है जिलेटिनस। जिलेटिनस भी लिखना जरूरी नहीं है, जिलेटिनस के कोई ना मार्क्स मिलते हैं ना मार्क्स कटते हैं, इसलिए इस जिलेटिनस को याद करने की जरूरत नहीं है, इसको चाहो तो इग्नोर कर दो, नो नीड टू लर्न इट, ठीक है। मार्क्स किस चीज पे मिलेंगे उस चीज को फोकस करो। जब फेरस, फेरस कौन सा वाला सॉल्ट है, Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। जब Fe2 पॉजिटिव कैटायन की टेस्टिंग कर रहे हो, आपके पास एक सॉल्ट गिवन है, सॉल्ट का कलर है पेल ग्रीन, आपने इसमें लिटिल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया। जब लिटिल अमाउंट ऐड किया तो आपको क्या मिला, आपको मिला डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट जब फॉर्म हो गया तो अब हमें क्या चेक करना है कि ये प्रेसिपिटेट सॉल्युबल है या नहीं है, तो उसके लिए आपने क्या ऐड किया, एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, और आपने देखा कि जो डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट था वो इनसॉल्युबल था, यानी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। जब फेरस की टेस्टिंग आपने सोडियम के साथ कर ली, तो अब सेम फेरस की टेस्टिंग अब हम किसके साथ करेंगे, अब सेम फेरस की हम टेस्टिंग करेंगे अमोनियम के साथ। देखो सेम चीज यू आर गेटिंग हियर,
ferrous, little amount ammonium hydroxide, and you are getting dirty green precipitate, and again the precipitate is insoluble. Okay, ferrous की. So that is how the testings are to be done. Fine.